साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे भक्षी कोशिकाओं के बारे में। ये भक्षी कोशिकाएं क्या होती हैं? ये भक्षी कोशिकाएं आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती हैं प्रतिरक्षा तंत्र को, यानी जिसको हम द्वितीय पंक्ति की रक्षा भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि भक्षी कोशिकाएं किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे यहाँ पर भक्षी कोशिकाओं के बारे में। तो भक्षी कोशिकाओं के अंतर्गत दो प्रकार की कोशिकाएं आती हैं, एक तो श्वेत रुधिराणु और दूसरी होती हैं मैक्रोफेजेज। यानी ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो भक्षी कोशिकाएं कहलाती हैं और ये आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्वेत रुधिराणु के बारे में। श्वेत रुधिराणु, इनको प्यारे बच्चों हम WBC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? WBC भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो प्यारे बच्चों WBC होती हैं, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो श्वेत रुधिराणु होते हैं, इनमें क्या होता है कि अमीबा के समान कूटपाद पाए जाते हैं, यानी पादाप पाए जाते हैं। अमीबा क्या होता है? एक कोश के जीव होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? पादाप पाए जाते हैं, यानी कूटपाद जिनको कहा जाता है, यानी जिसे हम नकली पैर भी कहते हैं। यानी इनमें नकली पैर पाए जाते हैं। नकली पैर का मतलब ये होता है कि इनके पैर जो होते हैं, जिस अंग की सहायता से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो अंग क्या होते हैं? बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कूटपाद, यानी नकली पैर। ठीक है, तो जिस प्रकार से अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं, उसी प्रकार से इन श्वेत रुधिराणु यानी WBC में भी क्या पाए जाते हैं? पादाप पाए जाते हैं। और इसलिए ये पादाप की उपस्थिति के कारण ये भ्रमण करने की इसमें क्षमता पाई जाती है, यानी ये चल सकते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो रुधिर केशिका होती है, अब यहाँ पर रुधिर केशिका क्या होती है प्यारे बच्चों? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, रुधिर वाहिनियां, ये जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, ये रुधिर का परिवहन करती हैं, यानी रुधिर को पूरे शरीर में ये पहुंचाती हैं, यानी हृदय से पूरे शरीर में और शरीर से हृदय में। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका काम होता है परिवहन करना। और ये रुधिर वाहिनियां जो होती है मूलतः दो प्रकार की होती हैं, यानी धमनी और शिराएं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो जो धमनी होती हैं, ये पतली पतली नलिकाओं में विभाजित होती हैं, यानी जो जिस तरीके से देखा होगा, जो वाटर लाइन होती है यानी पाइप लाइन होती है, वो जिस प्रकार से पतली पतली पहले मोटी मोटी नलिकाएं होती हैं, फिर पतली पतली नलिकाएं जो होती हैं लोगों के घरों तक जाती हैं, सेम ऐसे ही क्या होता है कि ये जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, यानी जिसे हम धमनियां कहते हैं, ये पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिसे हम धमनिकाएं कहते हैं। और वो धमनिकाएं और पतली नलिकाओं में विभाजित होती हैं, जिसे हम रुधिर केशिकाएं कहते हैं। और ये जो रुधिर केशिकाएं होती हैं, ये हर एक कोशिका तक जो है पोषक पदार्थों का परिवहन करती हैं। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि जो रुधिर वाहिनियों में होती है कौन सी? रुधिर केशिका। रुधिर केशिका, ये जो रुधिर केशिका की जो दीवारें होती हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या है? एक रुधिर केशिका है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? रुधिर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब इस रुधिर कोशिका की जो दीवारें होती हैं, इन दीवारों में क्या होता है? इसमें क्या प्रवाहित होता है? रुधिर प्रवाहित होता है, और इनको हम लोग जो है रुधिर केशिका मान लेते हैं। तो इन रुधिर केशिका की जो दीवारें होती हैं, वो सूक्ष्म छिद्र युक्त होती है, यानी उसमें सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है। तो ये जो श्वेत रुधिराणु होते हैं, ये सूक्ष्म छिद्रों से होकर, यानी केशिका की दीवारों के सूक्ष्म छिद्रों से होकर ये बाहर आ जा सकते हैं। बाहर कहाँ पे? ऊतक द्रव में आ जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति जब होती है कि ये आ जा सकते हैं, तो ये ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं केशिका पारण बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? केशिका पारण बोलते हैं। तो इसको हम लिखते हुए चलते हैं, यानी जो श्वेत रुधिराणु होते हैं, श्वेत रुधिराणु, इनमें क्या पाया जाता है?
अमीबा के समान कूटपाद पाया जाता है। अमीबा के समान कूटपाद पाया जाता है, यानी जिसको हम लोग नकली पैर कहते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से ये क्या कर सकते हैं, ये भ्रमण कर सकते हैं, यानी चल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो श्वेत रुधिराण हैं, ये श्वेत रुधिराण केशिकाओं की दीवारों से या केशिकाओं कौन सी केशिकाएं, रुधिर केशिकाएं। ठीक है, रुधिर केशिकाएं, रुधिर केशिकाओं की दीवार में क्या होता है, सूक्ष्म छिद्र होता है, सूक्ष्म छिद्र से होकर ये क्या हो सकती हैं, यानी ऊतक दरों में आर पार आ जा सकती है। कहाँ पर आ जा सकती हैं, ऊतक दरों में, ऊतक द्रव्य बोल सकते हैं। ठीक है, ऊतक द्रव। अब यहाँ पर ये रुधिर केशिका है और इधर क्या है, ऊतक है, और यहाँ पर ऊतक द्रव में या ऊतक द्रव में आर पार आ जा सकती हैं, और ये ऊतक द्रव में आ जा सकती हैं, इसलिए ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं केशिका पारण। क्या बोलते हैं प्यार बच्चों, केशिका पारण बोलते हैं, केशिका पारण, यानी जिसको अंग्रेजी में डायपेडेसिस कहा जाता है, डायपेडेसिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यानी श्वेत रुधिराणुओं में क्या होता है, अमीबा के समान कूटपाद पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें भ्रमण की क्षमता पाई जाती है, यानी चलने की क्षमता पाई जाती है। और इसीलिए ये जो श्वेत रुधिराणु होते हैं, ये रुधिर केशिकाओं की दीवार में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से ऊतक द्रव में आ जा सकते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, केशिका पारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केशिका पारण कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसलिए ये जो श्वेत रुधिराणु होते हैं, श्वेत रुधिराणु, क्योंकि ये जो श्वेत रुधिराणु होते हैं ये ऊतक द्रव में आ जा सकते हैं, तो इसलिए होता ये बच्चों कि ये श्वेत रुधिराणु जो है ऊतक द्रव में जा करके, ऊतक द्रव में जा करके क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव अब ये कहाँ जाएंगे, ऊतक द्रव में जाएंगे। ठीक है, और वहां पर जाके ऊतक द्रव में क्या करते, सूक्ष्म जीव का मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जीवाणु। ठीक है, विषाणु, विषैले पदार्थ तथा अन्य अनुपयोगी पदार्थ। इन पदार्थों का क्या करती हैं, इन पदार्थों का जो है कूटपाद के द्वारा या पादाब के द्वारा, ठीक है, पादाब के द्वारा क्या करती हैं, अंतर ग्रहण करती हैं, अंतर ग्रहण करती हैं। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं भक्षण। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भक्षण बोलते हैं। ठीक है, यानी ये श्वेत रुधिराणु ऊतक द्रव में जाकर के सूक्ष्म जीव, क्योंकि ये ऊतक द्रव में आ जा सकते हैं, बहते कहाँ हैं, चलते कहाँ हैं, रुधिर वाहिनियों में, यानी रुधिर केशिकाओं में, लेकिन केशिका पारण के कारण, क्योंकि केशिका पारण क्या है, यानी केशिकाओं की दीवारों से ऊतक द्रव में जो जाने की घटना है, इसी को हम केशिका पारण कहते हैं। तो केशिका पारण के द्वारा ये ऊतक द्रव में जाकर के सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु, विषाणु, विषैले पदार्थ तथा अनुपयोगी पदार्थों का ये क्या करते हैं, पादाब के द्वारा, यानी अमीबा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है ये जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, यानी वो अपने पादाब के द्वारा भोजन के कण को ग्रहण करता है, अंतर ग्रहण करता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग भोजन करते हैं तो हाथ के द्वारा जो है भोजन को उठा के मुख में रखते हैं, तो
इस घटना को अंतर ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से जो अमीबा होता है वो अपने पादाव के द्वारा यानी कूटपाद के द्वारा जो है भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये भी कूटपाद के द्वारा जो है इन विषैले पदार्थों का, जीवाणुओं का, विषाणु का अंतर ग्रहण करते हैं। इसी घटना हम लोग क्या बोलते हैं? भक्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? भक्षण कहते हैं। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में फैगोसाइटिस कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो साइटोसिस शब्द है ये ग्रीक भाषा के, ठीक है, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के जो है फैगिन शब्द से भी उत्पन्न हुआ है। फैगिन, ठीक है, जिसका अर्थ होता है टू ईट, जिसका अर्थ होता है टू ईट, मतलब ग्रहण करना यानी भोजन खाना। ठीक है, ये होता है टू ईट, मतलब होता है खाना। ठीक है, यानी ग्रहण करना। तो इस प्रकार से फैगोसाइटिस के द्वारा जो है ये सूक्ष्म जीवों का, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब इस जो प्रक्रिया है भक्षण की प्रक्रिया, इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो मेचनिकॉफ हैं। कौन है? मेचनिकॉफ। ठीक है, तो याद रखना है कि जो भक्षण की क्रिया है इसकी खोज किसने करी थी? मेचनिकॉफ ने करी थी। अब हम बात करेंगे कि जो श्वेत रुधिराणु होते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से सेल काम करते हैं, क्योंकि ये जो श्वेत रुधिराणु है इनके अलग कई प्रकार हैं। इसके अंतर्गत कई प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। ठीक है, तो इसमें मूलतः जो कोशिकाएं आती हैं जो भक्षण का कार्य करती हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मोनोसाइट्स के बारे में। मोनोसाइट्स क्या है? एक प्रकार की श्वेत रुधिराणु है, एक प्रकार की WBC का एक प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में? मोनोसाइट्स के बारे में। मोनोसाइट, मोनोसाइट्स। ठीक है, ये जो मोनोसाइट्स होते हैं इनकी प्रकृति जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रकृति। तो यानी मोनोसाइट्स की जो प्रकृति होती है, प्रकृति वो कैसी होती है? भक्षकाणुक होती है। भक्षकाणुक होती है। यानी मोनोसाइट्स की प्रकृति कैसी होती है? भक्षकाणुक होती है। यानी ये भक्षण करने वाली इनकी प्रकृति होती है। ये प्रकृति में कैसे होते हैं? भक्षण करने का काम करते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है कि ये छाती भाग में अधिक संख्या में पहुंचकर अधिक संख्या में पहुंचकर मैक्रोफेजेज में बदल जाते हैं। मैक्रोफेजेज में बदलकर भक्षण की क्रिया को तीव्र कर देते हैं। भक्षण की क्रिया को तीव्र कर देते हैं। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं? छाती भाग में अधिक संख्या में पहुंचकर, यानी छाती भाग का मतलब होता है कि ऐसे भाग जहाँ पे चोट लग गई हो या कट गए हो या झुलस गए हो, कोई भी कारण हो सकता है, जहाँ पर ये बहुत तेज़ी से पहुँचती हैं और क्या होती है? मैक्रोफेजेज में बदल जाती हैं। अभी हम आगे जानेंगे कि मैक्रोफेजेज क्या होता है। एक प्रकार की क्या होती है? मोनोसाइट्स ही होती है, मतलब ये आकार में वृद्धि हो जाती है जब मोनोसाइट्स के, तो उसको मैक्रोफेजेज बोलते हैं और उनकी क्षमता जो होती है भक्षण करने की बहुत ज़्यादा होती है।
तो ये मैक्रोफेजेज में बदलकर जो है भक्षण क्रिया को तीव्र कर देती है, यानी भक्षण करने की जो गति होती है उसको बढ़ा देती है, बहुत तेजी के साथ जो है भक्षण करती हैं। तो ये काम होता है किसका, मोनोसाइट्स का, ठीक है। और दूसरी जो कोशिका होती है श्वेत रुधिराण जो होती है वो है न्यूट्रोफिल्स। कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स। अब जो न्यूट्रोफिल्स होती है ये भी क्या है, श्वेत रुधिराण है, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये रुधिर में भ्रमण किया करती हैं और साथ साथ जो है भक्षण भी किया करती हैं, ठीक है। मतलब ये रुधिर में भ्रमण करते हुए रुधिर में करते समय भक्षण का कार्य करती हैं, भक्षण का कार्य करती हैं, ठीक है। यानी ये रुधिर में क्या होती हैं कि जो है भ्रमण भी किया करती हैं और साथ साथ हानिकारक जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका भक्षण भी किया करती हैं। इसलिए इनको कहा जाता है, क्या बोला जाता है, मोबाइल डिफेंस यूनिट्स बोला जाता है, यानी गतिशील सुरक्षा इकाई बोला जाता है। यानी ये रुधिर में भ्रमण करते समय भी भक्षण का कार्य करती हैं, यानी भ्रमण किया करती हैं और साथ साथ भक्षण का कार्य भी किया करती हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको क्या बोला जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है मोबाइल डिफेंस यूनिट्स, यानी गतिशील सुरक्षा इकाई बोल सकते हैं या गश्ती सुरक्षा इकाई बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें बोला जाता है, इसलिए इन्हें गश्ती सुरक्षा इकाई या मोबाइल डिफेंस यूनिट्स कहते हैं, मोबाइल यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यानी जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये रुधिर में भ्रमण करते समय भक्षण का कार्य करती हैं, इसलिए प्यारे बच्चों इनको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इनको हम जो है गतिशील सुरक्षा इकाई बोलते हैं या जो है गश्ती सुरक्षा इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है पेपर में कि गतिशील सुरक्षा इकाई या गश्ती सुरक्षा इकाई किसे कहा जाता है, तो न्यूट्रोफिल्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, न्यूट्रोफिल्स को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से ये शरीर की सुरक्षा एवं सफाई का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इस प्रकार ये शरीर की सुरक्षा एवं सफाई का कार्य करती हैं, सफाई का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया न्यूट्रोफिल्स का कार्य। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे किसके बारे में, मैक्रोफेजेज के बारे में। मैक्रोफेजेज को वृहद भक्षकाणु भी कहा जाता है, यानी बड़ी भक्षकाणु, या हम बोल सकते हैं ऐसी कोशिकाएं जो आकार में बहुत बड़ी होती हैं और भक्षण का कार्य करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वृहद भक्षकाणु कहते हैं। वास्तव में जो वृहद भक्षकाणु होती हैं ये होती कौन है, ये मोनोसाइट्स ही होती हैं। यानी जब मोनोसाइट्स के आकार में वृद्धि हो जाती है तो ये मैक्रोफेजेज कहलाती हैं, यानी ये मैक्रोफेजेज कहलाती हैं। और माइक्रोफेजेज जो होती हैं इनकी जो भक्षण करने की तीव्रता होती है वो बहुत अधिक होती है और ये ऊतकों में भ्रमण करते हुए जो है
सूक्ष्मजीवों का जो है भक्षण करती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, इनका निर्माण मोनोसाइट्स के आकार में वृद्धि होने से होता है। ठीक है, यानी इनका निर्माण कैसे होता है, मोनोसाइट्स के आकार में वृद्धि से होता है। यानी मोनोसाइट्स के आकार में वृद्धि होती है तो उससे किसका निर्माण होता है, मैक्रोफेजेज का निर्माण होता है। ठीक है, और ये क्या काम करती हैं, ये ऊतकों में इधर उधर घूमकर भक्षण का कार्य करती हैं, ठीक है, यानी जब मोनोसाइट्स कहाँ जाती हैं, ऊतक में जाती हैं। ठीक है, तो वो किस में बदल जाती हैं, मैक्रोफेजेज में, और माइक्रोफेजेज में जब बदल जाती हैं तो ऊतकों में इधर उधर घूम करके भक्षण का कार्य करती हैं। तो ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो भक्षी कोशिकाओं के रूप में इनको जाना जाता है, यानी भक्षण का कार्य करती हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये हो गया बच्चों भक्षी कोशिकाएं। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे प्रदाह प्रक्रिया के बारे में, किस प्रकार से प्रदाह प्रक्रिया के द्वारा आंतरिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।